हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया में तालिबान की नई सरकार की जबरदस्त चर्चा है। लोग हैरान हैं, ये किसी मुल्क की सरकार है या आतंकवादियों की जमात। मैंने भी जब तालिबान के मंत्रियों की, कैबिनेट मिनिस्टर के बैकग्राउंड को स्टडी किया तो हैरान रह गया। कोई सुसाइड बम बनाने में एक्सपर्ट है तो कोई कोड़े लगाने में, कोई शरिया के नाम पर लड़कियों की पढ़ाई के बरखिलाफ है तो कोई अमेरिका और यूएन की हिट लिस्ट में है। कोई मंत्री कहता है कि पीएचडी करने से कोई फायदा नहीं, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, हमें देखो हम तो मदरसे में पढ़े हैं, अब मुल्क चला रहे हैं। 33 मंत्रियों में से आधे से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। तालिबान ने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जिनके बारे में जानकारी देने वाले को $1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया था और यह इनाम अमेरिका ने रखा था। जिन आतंकवादियों को अमेरिका पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था, उनमें से एक अब अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस की टेरर लिस्ट में है। वो अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो क्या अब ऐसे लोगों से, दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों से बात की जाएगी? क्या ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिलेगा? क्या आतंकियों की सरकार को मान्यता मिल जाएगी? तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान का पूरा हाथ है, यह बात सब जानते हैं। अब चीन ने कह दिया वो तालिबानी सरकार की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। हमारे देश में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि तालिबान अब शरिया के मुताबिक अच्छी सरकार चलाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान अगर इस्लाम के असली शरिया के मुताबिक सरकार चलाए तो मिसाल बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तालिबान की सरकार पर भरोसा किया जा सकता है? क्या तालिबान की फितरत बदल सकती है? तालिबान सरेआम सजा देना बंद कर देगा? तालिबान अफगानिस्तान में औरतों को उनके हक देगा? तालिबान के राज में अफगानिस्तान में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? और ये सारी बातें आज इसलिए उठी क्योंकि आज फिर काबुल से लेकर बाजार शरीफ तक, हेरात से लेकर पंजशीर तक तालिबान के जुल्म और ज्यादती के सबूत मिले, तस्वीरें दिखाई दी। सबसे पहले मैं आपको काबुल की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। जो लोग कहते हैं कि तालिबान से उम्मीद करनी चाहिए, जो लोग अभी सोचते हैं कि तालिबान बदल सकता है, तो उन्हें आज इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखना चाहिए। ये तस्वीरें काबुल शहर की हैं। तालिबान ने एक बार फिर निर्दोष लोगों का खून बहाया, उन्हें जानवरों की तरह पीटा, किसी पर कोड़े बरसाए तो किसी को मेटल रॉड से पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तालिबान अब काबुल की तस्वीरों को, काबुल में होने वाले प्रोटेस्ट की तस्वीरों को दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता। वो हकीकत पर नकाब डालना चाहता है। इसलिए तालिबान ने आज जब कई पत्रकारों को किडनैप कर लिया तो वो उन्हें एक कन्फाइंड रूम में ले गए और फिर उन्हें बुरी तरह पीटा गया, कैमरे छीन लिए गए, जान से मारने की धमकी दी गई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन पत्रकारों की हैं जिनके साथ आज ये बर्बरता की गई। अफगानिस्तान का एक लोकल मीडिया ग्रुप है अल इत्तला रूज, इसी के कुछ जर्नलिस्ट आज काबुल की सड़कों पर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। और तालिबान ने क्या किया, उसने इस मीडिया इंस्टीट्यूशन के एडिटर इन चीफ के साथ 4 और पत्रकारों को पकड़ लिया और उन्हें कमरे में बंद कर दिया और फिर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। किसी के सिर में चोट आई तो किसी को हाथ पर बांधकर मारा गया। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी में तालिबान का सच दिखाने वालों का क्या हाल है। पत्रकार सिर्फ अपना काम कर रहे थे, न्यूज कवर कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये तालिबान को सूट नहीं करता इसलिए जर्नलिस्ट को पकड़कर पीट दिया। इतने कोड़े मारे कि उनकी पीठ लाल हो गई, बदन पर जख्मों के निशान हैं। जिन 2 पत्रकारों को बेरहमी से पीटा उनके नाम ताकी दरियाबी और नेमुतुल्लाह नकवी हैं। बाद में जब पीटने से मन भर गया तो उन्हें छोड़ दिया गया,
लेकिन रिहा करने से पहले तालिबान ने इन पत्रकारों को धमकी दी कि इस तरह की न्यूज कवर ना करें क्योंकि ये इस्लामी वैल्यूज के खिलाफ है। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो भयानक सजा मिलेगी। असल में पिछले 3 दिन से काबुल समेत अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल भी मैंने आपको इस विरोध की तस्वीरें दिखाई थी। यह विरोध प्रदर्शन, ये आवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, पंजशीर के सपोर्ट में है। आज भी पंजशीर के सपोर्ट में नारे लगे, लेकिन तालिबान ने भीड़ को हटाने के लिए चाबुक का सहारा लिया। जब बात नहीं बनी तो फिर फायरिंग कर दी। ये सब आज भी काबुल की सड़कों पर नजर आया। पहले बंदूक के दम पर डराने की कोशिश की गई, काफी देर तक गोलीबारी की गई। लेकिन इसके बाद फिर महिलाएं इकट्ठा हुई। उन्होंने तालिबान के फाइटर्स को कॉन्फ्रंट किया, उनका मुकाबला करने की कोशिश की। महिलाओं ने तालिबान से सवाल पूछे कि पंजशीर में पाकिस्तान की फौज क्यों गई, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बम क्यों बरसाए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का क्या काम। जब तालिबानियों को कोई जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने एक बार फिर महिलाओं पर जुल्म करना शुरू किया। महिलाओं को बेल्ट से पीटा, चाबुक बरसाए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन इसके बाद भी काबुल में महिलाओं का जोश कम नहीं हुआ। अफगानिस्तान की ये महिलाएं सड़कों पर आजादी के नारे लगाती रहीं, मार खाती रहीं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखी। महिलाओं ने कहा उनकी आवाज ही उनका हथियार है और इसे कोई दबा नहीं पाएगा। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद इन औरतों की चीखें सुनकर कौन तालिबान की बातों पर यकीन करेगा। पत्रकारों की पीठ पर जख्मों के निशान देखकर कौन तालिबान पर भरोसा करेगा। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है। जो लोग तालिबान की सरकार में शामिल हुए हैं उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनके जुल्मों की दास्तान सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अफगानिस्तान में अब एक ऐसी सरकार है जिसमें 17 मंत्री तो ग्लोबल टेररिस्ट हैं। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस मुल्ला हसन अखुंद का नाम आगे किया गया है वो खुद यूएन डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हैं। यूनाइटेड नेशंस की दहशतगर्दी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी बरादर और मौलवी हनफी का नाम भी आतंकवादियों की लिस्ट में है। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का होम मिनिस्टर बनने वाला है। यह वो दहशतगर्द है जिसके सिर पर $1 करोड़ यानी 75 करोड़ का इनाम है। यह वो दहशतगर्द है जिसके इशारे पर काबुल में कई फिदायीन हमले हुए, नेटो फोर्सेस पर अटैक हुए और तो और काबुल में भारत के दूतावास और कॉन्सुलेट पर जो हमले हुए वो इसी हक्कानी के कहने पर अंजाम दिए गए थे। हक्कानी को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है क्योंकि 16,000 आतंकवादियों वाले इस ग्रुप का बेस पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में है। मेरी जानकारी है कि अफगानिस्तान में 33 मिनिस्टर्स में से 20 तो हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। सिराजुद्दीन तो होम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन बड़ी बात यह कि सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा खलीलुर रहमान हक्कानी भी मंत्री बना है। उसके अल कायदा से करीबी रिश्ते रहे हैं। इसके साथ साथ सिराजुद्दीन हक्कानी का बेहद करीबी ताज मीर जवाद अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का डिप्टी चीफ बना है। तालिबान की नई सरकार में 5 ऐसे मिनिस्टर हैं जो ग्वांटानामो जेल में रह चुके हैं। क्यूबा की जमीन पर बनी है अमेरिका की यह जेल दुनिया के खूंखार आतंकवादियों के लिए कुख्यात है। इस जेल में तालिबान के 5 आतंकवादी
खैरुल्लाह खैरख्वा, अब्दुल हक वासिफ, नूरुल्लाह नूरी, फाजिल मजलूम और मोहम्मद नबी उमरी बंद थे। 2014 में अमेरिका ने अपने एक फौजी के बदले इन 5 दहशतगर्दों को रिहा किया था। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, अब ये 5 के 5 अफगानिस्तान की नई सरकार का हिस्सा हैं। इनमें से 4 तो मिनिस्टर बने हैं। खैरुल्लाह खैरख्वा अफगानिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनेगा, जबकि अब्दुल हक वासिक नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट की कमान संभालेगा। इसी तरह नूरुल्लाह नूरी अफगानिस्तान का बॉर्डर मिनिस्टर बनेगा, जबकि फाजिल मजलूम डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का पद संभालेगा। मोहम्मद नबी उमरी को तालिबान ने खोस्ट प्रोविंस का गवर्नर बनाया है। जिन लोगों को अफगानिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का जिम्मा दिया गया है, उनकी बात भी सुन लीजिए। वो खुले तौर पर कहते हैं कि अफगानिस्तान के बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करके कुछ हासिल नहीं होता। तालिबान ने अब्दुल बकी हक्कानी को अफगानिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा है। ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले लड़कियों का स्कूल जाना बंद करवाया था, उनके लिए तालीम पर पाबंदी लगा दी थी। और कुछ दिन पहले जब काबुल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले तो क्लासरूम के बीच में पर्दे लगाने का फरमान भी इसी ने जारी किया था। अब्दुल बकी का एक वीडियो आज सामने आया। इसमें वो ये कह रहा है कि बच्चों को तो मदरसों में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दीनी तालीम से ही आगे बढ़ेंगे। जिस तरह हम मदरसे में पढ़कर अब मुल्क चला रहे हैं, उसी तरह अफगानिस्तान के बच्चों के लिए मदरसों की पढ़ाई काफी है। बच्चों को हायर स्टडीज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। निजाम हाकिम दे पसर के मदरसों तालिबान उलमा दी। हमारे मदरसे में पढ़े लिखे तालिब हैं, उनकी इज्जत पूरी दुनिया में है। हर एक का ओहदा काफी ऊंचा है। जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, उनसे भी ज्यादा तालिबान का रुतबा है। हमारा मकाम उनसे ज्यादा ऊंचा है। जितनी इज्जत पूरी दुनिया में तालिबान को काबुल में मिली, कहीं नहीं मिली। हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बेशक अनपढ़ हैं, लेकिन इज्जत की वजह से आज बड़े ओहदे पर आ गए हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह की सरकार बनी है, उससे अफगानिस्तान के लोग सदमे में हैं। उनके सामने सवाल यह है कि दहशतगर्दों से भरी यह सरकार कब तक चलेगी। अफगानिस्तान के लोगों का ये आतंकवादी क्या हश्र करेंगे। पिछले 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों में बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी। लोगों ने एक अलग तरह की सरकार देखी थी, जिसमें लोगों को आजादी थी, एजुकेशन का लेवल सुधरा था, औरतों को उनके हक मिलते थे। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की बदकिस्मती ये रही कि अमेरिकी फौज उनको अचानक छोड़कर चली गई, और अमेरिकी फौज के जाने के बाद उनके अपनी फौज ने भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने जिन अशरफ गनी को अपना प्रेसिडेंट चुना था, वो भी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। ये भी खबरें आई थी कि अशरफ गनी अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर भागे। लोग मानते हैं उनके भागने की वजह से अफगानी फोर्सेस की हिम्मत टूटी और तालिबान बिना किसी तरह के विरोध का सामना किए काबुल तक बड़े आराम से पहुंच गया, और बहुत जल्दी पहुंच गया। हालांकि आज अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की जनता से माफी मांगी। उन्होंने सफाई दी, कहा कि अगर मैं मुल्क छोड़कर न भागता तो खून खराबा होता, काबुल में हजारों लोग की जान चली जाती। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि वो किसी तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। वो एक पैसा लेकर नहीं भागे, और उनकी अपनी कमाई है जिस पर वो जीते हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने अशरफ गनी जाने के बाद पंजशीर से उम्मीद लगाई थी। उन्हें लगा था नॉर्दर्न अलायंस की जो फोर्सेस हैं वो तालिबान को चैलेंज करेंगी, लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके नॉर्दर्न अलायंस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब तालिबान की सरकार बनने से अफगानिस्तान के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी जीत मानकर बैठा है। अब अफगानिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन तालिबान पाकिस्तान के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान तो अब तालिबान के लिए पूरी दुनिया से सपोर्ट मांगने में लगा है। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान के लिए जमकर फील्डिंग की। चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से तालिबान का सपोर्ट करने की अपील की।
We all are grappling with a changed reality in Afghanistan. The Taliban have announced formation of a caretaker setup. We have noted this development. We hope that the political situation stabilizes at the earliest, leading to normalcy. The new situation requires discarding old lenses, developing new insights, and proceeding with a realistic and pragmatic approach. We must affirm our full support and solidarity with the Afghan people. लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान में भी सभी लोगों की राय एक सी नहीं है। पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की सरकार को बार बार चेतावनी दे रही हैं। आज नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की लीडर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं, हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफगान अवाम को, अफगानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। मरियम नवाज ने बात तो सही कही, लेकिन अफसोस यह है कि पाकिस्तान के नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमारे देश में भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो तालिबान की असलियत को समझना नहीं चाहते या समझकर भी मानना नहीं चाहते। जहां तक कश्मीर की बात है, फिलहाल तालिबान का स्टैंड यह है कि कश्मीर भारत का इंटरनल अफेयर है, वो उसमें दखल नहीं देगा। लेकिन चूंकि तालिबान को पाकिस्तान चला रहा है, नई सरकार पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, इसलिए तालिबान की ऐसी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार अलर्ट मोड पर है। अफगानिस्तान सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में आज जम्मू कश्मीर के 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तालिबान को लेकर सनसनीखेज और चौंकाने वाले बयान देने के लिए सामने आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें तो तालिबान से अच्छी हुकूमत की, इंसाफ की उम्मीद है, जबकि महबूबा मुफ्ती ने तो कह दिया कि तालिबान अब हकीकत बन चुका है और अगर तालिबान ने शरिया को अच्छी तरह माना तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक़ पैदा करने की। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। ये कड़वा सच है कि हमारे देश में जो नेता अपने दम पर मोदी का मुकाबला नहीं कर पाए, सरकार को चैलेंज नहीं कर पाए, वो अफगानिस्तान में पावर में आए तालिबान से उम्मीदें लगाने लगे हैं।
ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तालिबान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर में माहौल खराब करेंगे, मोदी सरकार को परेशान करेंगे, तो यहां विरोधी दल इसका फायदा उठा पाएंगे। ये एक देश विरोधी सोच है। ये मंसूबे ख्याली पुलाव बनकर रह जाएंगे। क्या ये नेता नहीं जानते कि तालिबानी सरकार की कैबिनेट में कितने दहशतगर्द हैं? क्या ये लोग नहीं जानते कि आज जो लोग अफगानिस्तान में पावर में आए हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जनता पर कितने जुल्म किए हैं? क्या ये लोग नहीं जानते कि तालिबान के आते ही औरतों के हक छीन लिए गए हैं, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई है, उन पर कोड़े बरसाए गए हैं? ये लोग सब जानते हैं, इन्होंने सब कुछ देखा है। वो ये भी जानते हैं कि ना तालिबान बदला है ना बदलेगा, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए तालिबान की एक झूठी तस्वीर के आगे सलाम करने में लगे हैं। मुझे लगता है देश की जनता ऐसे अवसरवादियों को कभी माफ नहीं करेगी। अब अपने देश की सियासत की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। कल शाम से हजारों किसान हरियाणा में करनाल के मिनी सचिवालय को घेर कर बैठे हुए हैं। आज एक बार फिर करनाल प्रशासन के साथ किसान नेताओं की मीटिंग हुई। करीब 3 घंटे तक करनाल के कमिश्नर, डीसी और एसपी के साथ 11 किसान नेताओं के डेलीगेशन की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके साथ किसान नेताओं ने क्लियर कर दिया कि उनका धरना अभी खत्म नहीं होगा। किसान नेता कह रहे हैं कि दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के बाद चौथा मोर्चा करनाल में चलेगा, और जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती, करनाल के मिनी सचिवालय से किसान नहीं हटेंगे। कल तक किसान नेता करनाल एडमिनिस्ट्रेशन पर अटैक कर रहे थे। आज वो किसान नेताओं ने सीधे सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना लगाया। राकेश टिकैत ने खट्टर सरकार पर आईएएस अफसर आयुष सिन्हा को बचाने का आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि आज मीटिंग में मौजूद अफसरों को चंडीगढ़ से डायरेक्शन मिल रहा था। गुरनाम सिंह चड्डू ने भी कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, घेराव जारी रहेगा। 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं। उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा, और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे, और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे। यही रहेगा, धरना स्थल यही रहेगा। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले, और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। अब पहली बात पे ही पेच फंस गया है। पहली बात पे ही जो पहली मांग थी कि दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है। सरकार कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उससे उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं, और आखिरकार बातचीत टूट गई है। और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा। किसान नेता बातचीत फेल होने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन करनाल के डीसी निशांत यादव ने कहा कि सरकार किसानों की 2 मांगे मानने को तैयार है। किसानों को पूरे मामले की जांच का प्रपोजल दिया गया है। मुआवजे की मांग पर विचार करने का भरोसा भी दिया गया है। हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग। हमने इनको प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पे हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं, और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
इसके अलावा हमने किसानों को कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार जब दो पक्षों में बात हो तो सहमति ही बने, हम आगे भी इनसे बातचीत जारी रखेंगे। अब ये बात तो साफ है कि अब करनाल में किसान आंदोलन का चौथा मोर्चा खुल गया है। आज प्रशासन के साथ मीटिंग से पहले किसान संगठनों ने करनाल में पक्के मोर्चे लगाने शुरू कर दिए थे। 24 घंटे के अंदर करनाल के मिनी सचिवालय में किसानों के तंबू, टेंट और शामियाने लग गए। कल रात इस वक्त जब किसान करनाल के मिनी सचिवालय पहुंचे थे तब वहां एक भी टेंट नहीं था। कल रात किसान सचिवालय के बाहर सड़क पर दरी बिछाकर सोए, लेकिन आज सुबह सुबह सचिवालय रोड पर टेंट लगने चालू हो गए। कल रात से लेकर अब तक करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इस वक्त मिनी सचिवालय के मेन गेट के बाहर टेंट लग गए हैं। जिस तरह के शामियाने शुरुआती दिनों में दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगे थे, ठीक वैसे ही शामियाने, टेंट और लंगर करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर आज लगाए गए, जहां सैकड़ों प्रोटेस्टर्स के ठहरने और सोने का इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है, जैसे इंतजाम किए गए हैं वो दिल्ली के बॉर्डर जैसे हैं, ठीक उसी तरह की तैयारी किसानों ने की है। किसानों की इतनी जबरदस्त तैयारी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने करनाल सहित पड़ोस के 5 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। इन जिलों में SMS सर्विस भी बंद कर दी गई है। एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है। हमारे कई रिपोर्टर्स इस वक्त करनाल में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा की एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जिससे आपको करनाल में किसान संगठनों की तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। सचिवालय के ठीक सामने यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं। टेंट लगा लिया गया है, खल खुले आसमान में थे, आज नीचे कारपेट लगाया गया है और यहाँ टेंट लगा दिया गया है। ये आम टेंट है, पीछे देखेंगे तो आप एक माइक लगा दिया गया है और इस तरीके से सभी किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। अगर आप देखेंगे इधर तो ये सचिवालय का मुख्य गेट है और यहाँ पर ये गेट फिलहाल बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सचिवालय का काम रुक गया है। जैसे ही आप इस सड़क पर आगे बढ़ेंगे, सचिवालय की बिल्डिंग के बगल में एक सड़क जाती है, वहां एक दूसरा गेट है जो खुला है और जहां से लोग आ रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ किसानों का माइक लगा है। किसानों के लिए यहाँ मेडिकल कैंप की सुविधा भी है, यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है और लंगर की सेवा भी है। ये लंगर सेवा है जो अभी शुरू हो चुकी है। सिख गुरुद्वारे की तरफ से ये लंगर आया है। किसान नेताओं की रणनीति बिल्कुल साफ है। इस वक्त दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे ज्यादातर किसानों को करनाल बुला लिया गया है। आज दिल्ली के तीनों बॉर्डर सुनसान दिखे। मैंने अपने रिपोर्टर्स को दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भेजा। हमारे संवाददाताओं को इन बॉर्डर्स पर कोई खास हलचल नहीं दिखाई दी। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का बड़ा जमावड़ा है, लेकिन आज यहां शांति थी। किसानों ने यहां पर पक्के टेंट और शामियाने लगा रखे हैं, लेकिन करीब करीब सभी टेंट और शामियाने खाली दिखे। टेंट्स और शामियानों के बाहर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। टीकरी बॉर्डर पर ट्रैफिक आम दिनों की तरह चल रहा था। कुछ टेंटों के सामने 1-2 किसान दिखाई दिए, लेकिन कुल मिलाकर पूरे टीकरी बॉर्डर पर सन्नाटा दिखाई दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी नहीं दिखाई दिए। राकेश टिकैत ने खुद करनाल में मोर्चा खोल रखा है, इसलिए उनके समर्थक भी करनाल पहुंच गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट बिल्कुल खाली दिखे, न किसान दिखे, न उनका सामान दिखाई दे रहा था। आज करनाल में किसानों ने जो धरना दिया वो शांतिपूर्ण रहा, यह अच्छी बात है। प्रशासन और किसानों ने संयम से काम लिया। दोनों ने कोशिश की कि करनाल की आम जनता को परेशानी ना हो। मुझे नहीं लगता कि किसान नेता भी करनाल के धरने को ज्यादा लंबा खींचना चाहते हैं। उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जब उन्होंने यहां मोर्चा खोला तो दिल्ली के बॉर्डर्स पर इसका असर दिखाई दिया। यहां उनका मोर्चा कमजोर हुआ। तो उम्मीद करनी चाहिए कि करनाल में बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। किसान नेता इस बात को समझते हैं कि करनाल में जो हुआ या मुजफ्फरनगर में जो नारे लगे, उससे किसान आंदोलन के मूल मुद्दों से ध्यान भटका।
ज्यादातर किसान तो अपनी फसल के अच्छे दाम चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, और सरकार बार बार यह समझाती है कि न तो मंडियां बंद होगी न एमएसपी कम होगी। आज कैबिनेट मीटिंग में किसानों के फायदे के लिए बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए पर क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 क्विंटल गेहूं का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2015 रुपए हो गया है। चने के एमएसपी में 130 रुपए पर क्विंटल का इजाफा किया गया है। मसूर की दाल और सरसों का एमएसपी 400 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। अब तक 1 क्विंटल मसूर दाल के लिए किसानों को 5,100 रुपए मिलते थे, आज बढ़ाकर इसे 5,500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह 1 क्विंटल सरसों के लिए किसानों को 4,650 रुपए मिल रहे थे, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दिया है। गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। इसी प्रकार से सरसों पर भी वृद्धि 100% है। 21-22 में 1975 रुपया कुंटल का भाव गेहूं का था। गेहूं पर लागत 1,008 रुपया आती है। अब 22-23 में जो भाव एमएसपी का तय हुआ वो 2015 हुआ है। तो कुल मिला के 1,008 लागत और 2015 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की दर, यह 100% की वृद्धि एक तौर से लागत पर है। धान गेहूं के साथ साथ अब मोदी जी की सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीद को भी प्रारंभ किया है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। सरकार ने पिछले कई दिनों से लगातार किसानों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। एमएसपी बढ़ाई है, मंडियों को मजबूत बनाने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए हैं, किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और यह सब दिखाता है कि सरकार की नीयत ठीक है, लेकिन किसान आंदोलन को टैकल करने की नीति में शायद गड़बड़ हुई। अब जरूरत इस बात की है कि धरने पर बैठे किसान नेताओं से एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। सरकार को किसानों के साथ साथ जवानों की भी चिंता है, इसलिए अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत को बढ़ाने के लिए हर लेवल पर तेजी से काम हो रहा है। आज इसका एक बड़ा एग्जाम्पल सामने आया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बाड़मेर से कुछ तस्वीरें भेजी हैं, बड़ी फैसिनेटिंग तस्वीरें हैं। मनीष ने बताया कि राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास हमारी एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, जिस हाईवे पर तेज रफ्तार में कारें दौड़ती हैं, अब उस हाईवे पर एक खास दायरे में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लैंड कर सकेंगे, वहां से टेक ऑफ कर सकेंगे। हमारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस हाईवे पर उतरने में कैपेबल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर एक रनवे बनाया गया है, एक इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। इस हवाई पट्टी को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसकी वजह से हजारों किलो के वजन वाले ये विमान आसानी से रनवे पर उतर सके, टच डाउन कर सके। आज बाड़मेर में जब मनीष भट्टाचार्य और कैमरा पर्सन विनोद शर्मा पहुंचे तो उस वक्त सुखोई फाइटर जेट हाईवे के ऊपर से उड़ान भर रहा था। सुखोई 30 MK1 भारत का प्रीमियम फाइटर जेट है। करीब 20 टन वजन के इस प्लेन ने आज नए एयर स्ट्रिप पर टच डाउन किया। सुखोई के बाद बाड़मेर के आसमान में इंडियन एयरफोर्स का एक और फाइटर जेट नजर आया। 7,000 किलो के जैगुआर फाइटर जेट ने भी इसी हवाई पट्टी के बिल्कुल नजदीक से उड़ान भरी। मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को बाड़मेर के NH 925 पर तैयार किया गया है। 33 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच तैयार हुआ है
और कल इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी दोनों मौजूद रहेंगे। ये दोनों मंत्री एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट के जरिए इस हाईवे पर लैंड करेंगे। इससे पहले आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स टचडाउन कर चुके हैं और यह पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास किसी हाईवे पर इंडियन एयरफोर्स के विमान लैंडिंग कर सकेंगे, यहां से उड़ान भर सकेंगे। मेरी जानकारी है कि इस एयर स्ट्रिप को कम से कम 70,000 किलो के वजन के भार के लिए टेस्ट किया गया है, यानी हमारे एयरफोर्स के हैवी प्लेन्स आर्म्स एंड एमुनेशन के साथ भी इस लैंडिंग फैसिलिटी पर प्लेन को उतार सकेंगे। आज इंडियन एयरफोर्स का C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान भी 3 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप पर आसानी से लैंड कर गया। इसी तरह आज N-32 प्लेन और कुछ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ने भी बाड़मेर के नए हाईवे से टेक ऑफ किया। मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि इस एयर स्ट्रिप के साथ साथ आसपास के 3 गांवों में कई हेलीपैड भी तैयार किए गए। भारत पाक सीमा पर देश के पहले आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और इसके उद्घाटन के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यहां पर आ रहे हैं। खासियत इसकी मैं आपको बताऊं कि ये 3 किलोमीटर लंबा है, 33 मीटर चौड़ा। ये स्ट्रिप 19 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। 33 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है और वायुसेना के विमान इस पर लैंड किए जा सकते हैं। भारत पाक सरहद के पास है, एकदम सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपातकालीन स्थिति में तमाम जितने भी वायुसेना के बेड़े में जो विमान है वो यहां पर आ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे एयर स्ट्रिप पर पार्किंग के लिए बड़ी फैसिलिटी की गई है कि अगर सैन्य बेड़े में शामिल अगर कोई बड़े व्हीकल्स भी हैं तो वो यहां पर आ सकते हैं और इसको बेहद खास तरीके से बनाया गया है। PQC जो कि आम सड़कों से बेहद अलग है, यानी अन्य हाईवे की तुलना में इस रोड का निर्माण कंक्रीट का है और ये पूरा का पूरा वजन सह सकता है जैसे कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरे हवाई पट्टी को देखें तो खास इसलिए है क्योंकि भारत पाक सरहद के पास बना हुआ है। देश भर में 12 ऐसे हवाई पट्टी बनाए जाने हैं, लेकिन ये पहला ऐसा हवाई पट्टी है जिसने सैन्य सेना को और भी मजबूत किया है और वायुसेना के तमाम विमान इस पर उतारे जाएंगे। ये बॉर्डर के पास में ये पहला ऐसा इतना 33 मीटर बाय 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच हमने डेवलप किया है कि जिसपे कि किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो इसकी स्ट्रेंथ आपने देखी होगी, स्ट्रेंथ और क्या है? हाँ, इसका स्ट्रेंथ का अगर आपने आज सुबह देखा होगा जो ट्रायल हुआ था जिसपे कि चार्ली 130 लैंड किया था, उसका खुद का सेल्फ वेट अराउंड 35 टन होता है, तो उसको भी ये सस्टेन कर गया था। अच्छा, तो ये 3 किलोमीटर की ही स्ट्रिप है पूरी? हाँ, ये 3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रिप है और ये बॉर्डर के पास में पहला ऐसा स्ट्रिप है। ये 2017 में हमने देखा था आगरा एक्सप्रेसवे पर भी टच डाउन किया गया था, उसको भी ऑपरेशनल है, वो अभी भी काम किया जा रहा है। अब ये भी बना है, उससे डिफरेंट है या सेम है दोनों? नहीं, उससे थोड़ा सा ये बॉर्डर के पास में इसलिए इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज्यादा है। क्वालिटी सेम है? हाँ, क्वालिटी सेम है। वो भी PQC है, ये भी PQC है। उसमें थोड़ा आप डिस्क्राइब करें। कंक्रीट हाँ, ठीक है। पेमेंट इस पे गाड़ियां भी चल सकती हैं? हाँ, नहीं, गाड़ियां चलेगी इस पे। जब ये ऑपरेशंस पे नहीं होगा एयरफोर्स के लिए, उस टाइम इस पे ये यहाँ का नहीं, कोई इशू नहीं रहेगा। अब सवाल ये कि हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट तो एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरते हैं, वहां के रनवे से टेक ऑफ और करते हैं, तो फिर प्लेन को हाईवे पर उतारने की, वहां से टेक ऑफ करने की क्या जरूरत? असल में जंग के वक्त दुश्मन अगर मुल्क के एयरबेस को नुकसान पहुंचा दे तो फिर हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे? और एक वॉर में ऐसा एक्सपीरियंस हमें हो चुका है। तो इसलिए टेक ऑफ के लिए दूसरे ऑप्शन क्रिएट किए जाते हैं, इसीलिए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर रनवे तैयार किए जाते हैं। ऐसे रनवे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रशिया जैसे देशों में बहुत पहले से बन चुके हैं। वहां पर हाईवे एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं। अब भारत ने इसकी शुरुआत की है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कुल मिलाकर 12 हाईवेज पर ऐसे रनवे बनाए जाने हैं। इनकी लोकेशन तय हो चुकी है और कुछ जगहों पर तो काम भी शुरू हो चुका है। वैसे यूपी के सियासी हाईवे पर इन दिनों ओवैसी भी चुनावी प्लेन उड़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के दौरे पर हैं। कल वो अयोध्या में थे तो आज सुल्तानपुर में।
असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर कहा, यूपी में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा। 19% आबादी होने के बावजूद मुस्लिम लीडरशिप के सामने कोई है नहीं। खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को अपना गुलाम समझ लिया है। ओवैसी हर उस मुसलमान नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश में लगे हैं जिसकी मुस्लिम समाज में थोड़ी बहुत पकड़ है। इसीलिए कल उन्होंने बाहुबली नेता अतीक अहमद की वाइफ को एमआईएम में शामिल किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे आज इशू बनाया। आज यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून ट्वीट किया गया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एमआईएम में बाहुबली और माफियाओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़ मची है। सुल्तानपुर में यही सवाल हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने ओवैसी से पूछा। ओवैसी जानते थे ये सवाल तो पूछे जाएंगे, इसलिए वो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आए थे। बीजेपी के नेताओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड की हिस्ट्री लेकर आए थे। उन्होंने बाकायदा लिस्ट की मदद से गिनवा दिया कि बीजेपी के कितने एमएलए और एमपीज पर आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। प्रज्ञा ठाकुर मेरी पार्टी की है। बीजेपी के कितने एमएलए पर क्रिमिनल केस हैं बताएं, आपको पूरा उनका शिजरा दे देते हैं। जी आपने बता रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया ना, हमने बताया नहीं, सुन लीजिए, शायद आप भूल गए। नहीं बिल्कुल याद है, आपने बताया था। एक मिनट, अब आप पूछ चुके हैं तो जरा हम लिख कर लाए हैं। 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, 116 एमपी पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उसमें से तो 30% ग्रीवियस चार्ज है महिलाओं का के ऊपर जुल्म, रेप का। और फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ही केस विड्रॉ कर लिया, प्रोसिक्यूशन का इजाजत नहीं दी, और इस साल मार्च में उन्होंने 77 केसेस विड्रॉ कर लिए। किसके ऊपर विड्रॉ कर लिए भाई आपने? बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, बीजेपी के मिनिस्टर के ऊपर। तो ये क्या है? यानी आप करेंगे तो आपके नेता लोकप्रिय नेता और दूसरे क्या गैंगस्टर हो जाएंगे, बाहुबली हो जाएंगे? ये बताइए फिर। ओवैसी की नजर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। वो हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसे लेकर मुसलमानों के मन में थोड़ी भी नाराजगी है। आज उन्होंने आजम खां का जिक्र किया। आजम खां वैसे तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आजम खां और उनका परिवार पिछले कई महीने से जेल में है। आजम खां की बनाई जॉर्ज यूनिवर्सिटी के खिलाफ इलीगल कब्जे के मामले में एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आजम खां के परिवार के खिलाफ हो रहे एक्शन का अखिलेश यादव उतना कड़ा विरोध क्यों नहीं कर रहे जितना उन्हें अपनी पार्टी के सीनियर लीडर के लिए करना चाहिए। ओवैसी ने इस नाराजगी का फायदा उठाया। आज उन्होंने कहा, आजम खां के परिवार को जिस कदर परेशान किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। देखिए, सब जो 19 और 11% की बात है वो बिल्कुल सच है, मगर इस मौके पर ऐसे वक्त में जबकि आजम खान साहब बहुत बुरी तरह परेशान हैं और उनका परिवार परेशान है, उनकी यूनिवर्सिटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इस मौके पर मैं कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं देना चाहता हूं, बल्कि बहैसियत एक इंसान के मुझे इस बात की शदीद तकलीफ है जो उनसे बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार उनको जल्द से जल्द उनकी तकालीफ से उनको उसमें आसानी पैदा करे और उनको जल्दी रिहाई अमल मिलाई। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले विरोधी दलों के बाकी नेताओं की तरह घुमा फिरा कर बात नहीं करते। वो फैक्ट्स और फिगर साथ में रखते हैं। उनका फोकस उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर्स की भावनाओं पर है। वो एक एक करके यूपी में असर डालने वाले मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लेने की कोशिश में लगे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो बाहुबली माने जाते हैं और योगी सरकार ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए हैं। लेकिन ओवैसी ने उनको साथ लेने का जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लिया है और उनका यह मूव अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं को परेशान करेगा। ओवैसी की तरह झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी अपने यहां मुस्लिम कार्ड चला रहे हैं, लेकिन उनके इस मूव से कितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक। आपको ध्यान होगा, झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग रूम अलॉट किया गया था। अब यह बड़े सियासी विवाद में तब्दील हो गया है। इसे लेकर आज रांची की सड़कों पर लाठी चल गई। अब तक बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा कैंपस में ही प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन आज जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे
तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किए जाने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा के घेराव का प्रोग्राम बनाया। आज सुबह जब बीजेपी वर्कर्स विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जगन्नाथ मंदिर के पीछे बने दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, तब उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दीपक प्रकाश, रांची से बीजेपी के एमपी संजय सेठ समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। महिला कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब तक नमाज के लिए कमरा अलॉट करने के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। बीजेपी का साफ कहना है कि या तो नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर फैसला रद्द हो या फिर वहां मंदिर भी बनाया जाए। बीजेपी ने उस बात की पूरी लिस्ट बना रखी है कि हफ्ते के 7 दिन किस किस की पूजा की जाएगी। अब हम तो यहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां यो तुष्टीकरण नीति के तहत जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया, हम यहीं बैठेंगे। नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे। बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माती और शनिचर कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए शनि भगवान को वहां हम तेल भी चढ़ाएंगे और रविवार को हमारा सूर्य भगवान सूर्य देवता का जलार्पण करेंगे। दे दो हमको जगह, नहीं तो जगह खाली करवाओ। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने के फैसले का सरकार ये कहते हुए बचाव कर रही है कि पुरानी असेंबली बिल्डिंग में भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन बीजेपी ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठा दिए हैं। झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास ने आज कहा कि वो 5 साल बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, 20 साल से झारखंड में एमएलए हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा भवन में नमाज के लिए कभी अलग कमरा नहीं दिया गया था। एक परंपरा चली आ रही थी, बिहार में भी आधा घंटा पहले, लंच के पहले आधा घंटा शुक्रवार को एडजॉर्न हो जाते थे, ताकि हमारे मुस्लिम जो अल्पसंख्यक विधायक है अपने घर पे जाकर 1.5 घंटा समय मिलता है, या फिर कहीं भी आप अपने विधानसभा कैंपस में, ये परंपरा चली आ रही है। मैं टाटा कंपनी में मजदूर था, मेरे साथ मुस्लिम कामगार भी थे, तो जब मुस्लिम कामगार 12:30 बजे शुक्रवार को कहीं साइड में बोरा बिछाकर अपना अनजान कर लेते, इस तरह ये परंपरा चली आ रही है। मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन पत्र खुली चुनौती है सरकार को, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष को। अगर बिहार में कोई पत्र निकला तो आप दिखाएं पारदर्शी ढंग से, अगर झारखंड में 20 साल में अगर किसी ने पत्र निकाला तो दिखाएं। आप लोग भी प्रेस को कवर कर रहे हैं, कभी इस तरह का पत्र कहीं निकला? इसलिए यहाँ भी ये गुमराह करने का काम सदन के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हो रही है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी सभी के अध्यक्ष है, एक संवैधानिक पद है, और इस तरह संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति को इस तरह का बात, इस तरह का कार्य करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से न तो नमाज के लिए, न जलाभिषेक के लिए, न पूजा के लिए या न नमाज पढ़ने के लिए किसी कमरे की, किसी जगह की अलग से अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है। खामखा की कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश संविधान से चलता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सब लोगों को अपनी अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, लेकिन विधानसभाओं को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटना ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और ये उम्मीद करना कि जब कोई सरकार विधानसभा में किसी धर्म के लिए अलग से कमरा देगी तो इसे दूसरे इशू नहीं बनाएंगे, ये भी नासमझी है। तो बेहतर होगा कि ऐसे इश्यूज को विधानसभाओं से, पार्लियामेंट से दूर रखा जाए। क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। टीम में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई है। धोनी का रोल क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर मैं बता देता हूं। MS धोनी की टीम इंडिया में एक बार फिर से वापसी हुई है, एक नए रोल में। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है
और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को विराट कोहली की टीम का मेंटोर बनाया गया है। इसका मतलब यह कि टीम इंडिया को धोनी के एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। धोनी की लीडरशिप में भारत ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। धोनी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन अब बतौर मेंटोर उनकी वापसी से टीम इंडिया का हौसला बुलंद होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की कमान एक बार फिर विराट कोहली के हाथ में रहेगी। रोहित शर्मा वाइस कैप्टन होंगे। टीम में कई बदलाव किए हैं। 15 मेंबर की टीम में जो प्लेयर्स शामिल किए गए उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, आर अश्विन और अक्षर पटेल। और जैसा मैंने आपको बताया, मेंटोर के रूप में एमएस धोनी और टीम के 15 खिलाड़ियों के अलावा 3 बैकअप प्लेयर्स भी T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई जाएंगे। और ये बैकअप प्लेयर्स हैं श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर। मुझे लगता है टीम इंडिया को धोनी जैसे सफल कप्तान की गाइडेंस मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। मुझे पता चला कि पहले बीसीसीआई ने धोनी से टीम का मेंटोर बनने के लिए कांटेक्ट किया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने उनसे बात की, फिर रवि शास्त्री और विराट से चर्चा की गई और इसके बाद धोनी को टीम का मेंटोर बनाया गया। अब विराट कोहली, रवि शास्त्री और एमएस धोनी तीनों मिलकर टीम को गाइड करेंगे। और अब वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। जब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से भरी कैबिनेट बनी है, पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तालिबान सरकार को लेकर पाकिस्तान में कैसा रिएक्शन हुआ, इस पर डिटेल में एक रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं सुरभि शर्मा के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।